आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नईमा जाफरी पाशा। नईमा जाफरी एक हमजहत अदबी शख्सियत है। बुनियादी तौर पर ये एक अफसाना निगार हैं। इनकी कई मजमूए शाया हो चुके हैं, बल्कि हाल में तो इन्होंने एक शायरी का मजमुआ भी शाया किया है, कई चीज़ों का तर्जुमा किया है और इनकी पीएचडी का थीसिस भी बहुत ही भारी भरकम है। नज़ीर अकबराबादी की शायरी की फरहंग और उसको बहुत ही पजीराई मिली है। जिस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे वो है बच्चों का अदब, क्योंकि इनका बच्चों के अदब से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इन्होंने कहानियों की 2 किताबें शाया की हैं और शायद ये एक नई किताब भी तैयार कर रही हैं, और इसके अलावा ये कई ऐसे फोरम्स की मेंबर हैं जो बच्चों के अदब पर काम कर रहे हैं और मुस्तकिल लिखती रहती हैं। नईमा, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। और मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चों के अदब से आपका ताल्लुक़ कितना पुराना है? बच्चों के अदब से मेरा ताल्लुक़ इतना पुराना है, समझिए कि मैंने कहानियाँ कहनी उस वक्त शुरू की जब मेरी कहानियाँ सुनने की उम्र थी। अच्छा। यानी मुश्किल से 8-9 साल की मैं थी। और उस वक्त कहानी सुनने का सिलसिला जारी था। मेरी नानी और दादी दोनों हयात थीं। अच्छा। और एक उन लोगों के पास कहानियों का एक ज़ख़ीरा हुआ करता था, यकीनन जी, कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकती। थोड़ा थोड़ा कर सकती हूँ क्योंकि हमारे आपने भी देखा, आपने भी बिल्कुल, देखा है। बिल्कुल। लेकिन आज की ज़माने में शायद ये सोच के कि वो लेडीज़ या वो ख़वातीन जो कभी स्कूल नहीं गई, कॉलेज नहीं गई, जिन्हें किसी अदबी महफ़िल में कभी जाने का मौका नहीं मिला, उनमें इस कदर तख्लीक़ी सलाहियत थी, क्रिएटिविटी उनमें, कि वो ऐसी कहानियाँ इस तरह सुनाती थीं जो जिस उम्र के बच्चों को सुना रही होती वो उनके मुताबिक होती थी। जी। जो कि एक बहुत ही मुश्किल अमल है। ये आज महसूस होता है जब हम सिर्फ दास्तान गोई नहीं, बल्कि दास्तान ऑडियंस के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से। जी। होता क्या था कि ज़्यादातर असल में मेरे बहनों के औलादें जो बच्चे हैं वो भी मेरी ही उम्र के थे लगभग। अच्छा। कुछ मेरे बराबर थे, कुछ मुझसे 2-4 साल छोटे थे। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। नईमा का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े अदबी घराने से है। ये मैकश अकबराबादी के ख़ानदान से हैं, जो न सिर्फ अदब बल्कि तसव्वुफ़ की दुनिया में भी जाने जाते हैं। नईमा, सॉरी, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहती थी। नहीं, आप ज़रूर कहिए। जी। तो बात मैं ये कह रही थी कि वो इत्तेफाक से, क्योंकि मैं अपने घर की सबसे छोटी बच्ची थी, और मेरी बड़ी बहनों में उम्र में इतना फ़र्क था कि उनके बच्चे तकरीबन मेरे उम्र के थे या मुझसे 2-4 साल छोटे थे। तो गर्मी की छुट्टियों में हम सब इकट्ठे हुआ करते थे, और एक बड़ा ख्वाबनाक मौसम हुआ करता था कि छतों के ऊपर फर्श बिछा करता था चांदनियों का छिड़काव के बाद। और उसके बाद गाँव तकिए लग के, क्या बात है, नानी दादियों का खासदान और पानदान एक तरफ रख के, सर पे तारों भरा आसमान, ऐसा खुला आसमान कि शायद आज हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि आज हर एक को एक मुट्ठी भर आसमान मिलता है। ये भी आपने एक छोटी सी नज़्म कह दी यहाँ पे जैसे। तो उस माहौल में हमारी कहानियाँ परवान चढ़ती थीं, और जो परियों की और शहजादों की कहानियाँ होती थी तो हमको ये लगता था कि वाकई अब कोई डोला आके उतरने ही वाला है। वो माहौल, वो फिज़ा और वो कहानियाँ, वो इस कदर तारी हो गई थी कि अक्सर ऐसा होता है कि नानी दादियाँ ये या अपने मेरी वालदा वो अपने कुछ मतलब मसाइल में मसरूफ़ होती बात करने में, तो जितनी छोटी उम्मत होती थी उनको बड़ी उलझन होती थी कि भाई हमारी आज कहानी गई। तो यहाँ मैं कमान संभाल लेती थी। यानी से जब से दागबेल पड़ गई आपके बच्चों के अदब की तख्लीक की। जी। और फिर अच्छा, फिर ये कि वैसा का वैसा ही अक्सर याद नहीं रहता था। तो फिर होता ये था कि 2-4 कहानियाँ, कुछ इसका कुछ उसका, शहजादी किसी और की, शहजादा कहीं और का बहुत दियो कोई और, परियां कहीं और की, और लेकिन वो सब मिलजुल के उनका एक अफसाना निगार इन मेकिंग थी आप। तो एक कहानी बन जाती थी। और क्योंकि वो बज़ाहिर बड़ी नई लगती थी, क्योंकि एग्जैक्टली वो न ये होती थी ना वो होती थी, तो बच्चों को उससे ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी जो वो अपनी परनानी से सुनते थे या अपनी नानी से सुनते थे। अच्छा। और उसके बाद फिर वो लगातार मुझसे फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि नहीं आप सुनाइए।
अब मैं फिर दिन भर ये सोचती कि किसका कहाँ से टाँका लूं और कौन सी जगह जाके उसे लगाऊं। तो कभी लिख लेती थी या सिर्फ जहन में? नहीं, सिर्फ ज़बानी होती थी, जो जहन में परवान चढ़ती थी। और दिन भर कुछ ताना बाना बुना जाता था और इसका बच्चे इंतज़ार करते थे कि, बल्कि बाद में तो ये था कि वो पूछने लगे थे अपनी नानी से कि आज आप लोगों को कोई बात नहीं करनी है। तो वो चाहते थे कि खाला सुनाए। हाँ, क्योंकि मैं उनकी उम्र की थी ना, तो उनके मुताबिक और ज़्यादा बेहतर तौर पे तो मेरी कहानी सुनाने की दाग बेल तो वहाँ से हो गई थी। ये आपकी 2 किताबें यहाँ पर हैं बच्चों की कहानियों के हवाले से। एक ये है फिर क्या हुआ, ये तो बाद में छपी, सबसे पहली ये है। और आपको तो कई अवार्ड्स भी अपनी दीगर अपनी तहरीरों पर मिल चुके हैं। भी मिला है। और इस पे ये कि 8 रातें 7 कहानियाँ, और इस पर भी आपको उर्दू एकेडमी की तरफ से अवार्ड मिला था। और बहुत दिलचस्प कहानियाँ हैं, मैंने पढ़ी हैं। तो ये किताब, ये वो उन्हीं कहानियों में से हैं? हाँ, ये उन्हीं कहानियों में से है, बल्कि इसको मैं अपने आप क्रेडिट इतना नहीं लूँगी, क्यों उसमें मैंने दानिस्ता वो कहानी, सिर्फ वही कहानियाँ ली हैं कि जो मैंने अपनी नानी से सुनी थी। अच्छा। तो हमारे यहाँ कहानी का एक ऐसा माहौल था कि हमारी दादी हमें पैगम्बरों के किस्से सुनाती थी। अच्छा। और हमारी नानी देवपरियों के किस्से सुनाती थी। कैटेगरीज अलग थी। हाँ। तो अलग अलग थी। तो वो जब जिस दिन दादी का बारी होती थी, वो बड़ा मुकद्दस माहौल होता था। अच्छा। और उसमें दिलचस्पी तो होती थी, लेकिन वो बात नहीं होती थी। तो इसलिए हमारी ख्वाहिश ये होती थी कि भाई नानी सुनाए। सही बात है, क्योंकि ये आज क्योंकि ये मैं कहना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन बहरहाल लेकिन ये वो सब बचपन की जो जहनियत है वो ये है कि आज भी बच्चे जो, अगर आप सब बकाबोस कहानियां उनको सुनाएंगी तो उनका दिल नहीं लगेगा। और आज का बच्चा, तो हम बाद में आएंगे किस कदर इंटेलिजेंट हो गया है। तो वो अच्छा ये था, तो वो कहानियां बेसिकली वो इसमें जो कहानियां हैं वो नानी की सुनाई हुई हैं या कुछ मेरी वालदा की सुनाई हुई हैं। और वो तकरीबन, मैं तकरीबन इसलिए कहूँगी कि ज़बान और बयान तो बदला है। अच्छा। कहीं कहीं कुछ, क्योंकि ये मेरी याददाश्ती में थे, इसलिए कहीं अगर लिंक टूट गया तो उसको मैंने कहीं जोड़ ये सब लिया। कहानियां तो लेकिन बेसिकली कहानियां वही, जिसमें एक कहानी इसमें जो है, मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, जो इसकी आखिरी कहानी है, अनबोला देवरानी। अच्छा। ये कहानी ऐसी है कि वो अलग अलग इलाकों में फोक टेल्स के तौर पर अलग अलग मैं यही कहना चाहती थी, सीना बसीना आती थी। क्योंकि अभी मैंने बच्चों का लिटरेचर जमा किया रेख्ता के लिए, तो कोई एक कहानी जैसे चिड़िया की कहानी और वो, और तो वो मुख्तलिफ वर्जन है उसके, वो कहीं है तो वो मराठी में इस तरह लिखी गई, तो इस तरह से बहरहाल मतलब हद ये है कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि महमूद फारूकी साहब जो कि दास्तान गोई की शोज करते हैं, तो ये कहानी चौबोले के नाम से, बिल्कुल तकरीबन यही कहानी, वो वहाँ सुनाते हैं। अगर उसमें से एक पूरी कहानी तो पढ़ना नामुमकिन है। पूरी कहानी तो इतनी बड़ी है कि लेकिन आपका कोई जो डायलॉग हो उसका, अगर इसमें से आप पढ़ के सुनाए तो अच्छा होगा। जैसे कोई, मेरा ख्याल है कि अगर मैं आपको डायलॉग सुनाऊंगी तो आप उसको लिंक नहीं कर पाएंगी कि भाई इसका क्या मकसद है, या कुछ कोई ऐसी कहानी हो कि लेकिन इसको मैं जैसे आपको ज़बानी बता दूं। हाँ बताइए, क्या कहानी थी? कि वो ये था कि वो जो शहजादा है, उसने नाम सुना है कि एक है ऐसी मतलब रानी, कि जो देवों की रानी की तरह से है, यानी बेहद हर तरह से इंटेलिजेंट भी है, खूबसूरत भी है। और उसकी शादी की शर्तें हैं कि वो कहती है कि जो मेरी ये शर्तें पूरी करेगा, मैं उसमें, ये बहुत कहानियों में होता है। उनमें से एक शर्त ये है कि उसे एक रात में 4 मरतबा बुलवा दो। बोले वो बोलना नहीं, वो मतलब बोलेगी नहीं, लेकिन उसको इस तरह मजबूर करो कि वो 4 दफा बोल दे। अच्छा। और अगर बोल दे तो आपने शर्त जीत ली। तो ये कहानी जो है ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा, बच्चों का तजस्सुस इसके अंदर, जैसे आप जानती हैं कि आप समझिए कि बच्चों की कहानियों में सबसे अहम चीज़ क्या होती है? सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चों को, जैसे मैंने इसका नाम दूसरे वाली किताब का रखा है कि फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ, ये फिर क्या हुआ कि जो तजस्सुस उनमें है वो मरने ना पाए। कई कहानी, मतलब कई रातों भी चलती होंगी कहानियाँ। अक्सर ऐसी भी होती थी कि भाई हम सो गए, या बच्चों में से कोई सो गया, तो फिर क्या हुआ? फिर उसको ये कहते कि भैया अगली रात को। अच्छा। तो ये लास्ट आखिरी वाली कहानी, इसके 7 कहानियां, 8 रातें इसलिए हुई थी कि एक कहानी 2 रातें चली थी। तो ये इन दोनों किताबों में क्या फ़र्क है? फिर क्या हुआ, कौन सी कहानियां हैं ये कहानियां निस्बतन, ये एक तो नंबर ये कि ये मेरी वालदा की सुनाई हुई है। अच्छा। नानी की सुनाई हुई नहीं, बेसिक फ़र्क तो आप ये मान लीजिए। और दूसरे, इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत है।
आपका कंट्रीब्यूशन बहुत है। तो इसमें जैसे इसके जो कुछ उन्वानात में पढ़ती हूँ कि अनमोल तोहफा, अंधेरी नगरी, इम्तिहान, अंधेर नगरी, इम्तिहान, मीठे बोल, नसीब अपना अपना, आया खान गया खान, नारंगी बादशाहजादी, मेहनत की रोटी, चुप का भूत, शहजादी सितंबर। चुप का भूत बहुत दिलचस्प कहानी है आपकी। जी, वो तो आपने ली हाँ, भी हमने है। रेख्ता की तरफ से हम लोग छाप रहे हैं कुछ मुंतखब उर्दू की कहानियाँ बच्चों की। तो मैंने ये कहानी आपके लिए, बहुत दिलचस्प है। मगर आपने जैसे बताया कि इसको आपने अभी कहा कि आपने इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ की, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल रीराइट करना। आपने रीराइट किया है अम्मी की सुनाई हुई वो कहानियाँ। कुछ और था बिल्कुल, और वो जिस माहौल में वो थी, जो कही गई थी, और जो उसके कैरेक्टर थे, आज के बच्चे उसे को रिलेट नहीं कर पाते, उसे अपने आप को जोड़ ना पाते। जी जी, अच्छा। इसलिए मैंने इस कहानी का वो जो एक कैरेक्टर था कि जो एक बहुत ही गरीब सा बच्चा था, और लेकिन ये कि उसके ऊपर कुछ आ जाता था मिसाल के तौर पर, और वो एकदम से बहुत तेज हो जाता था। अच्छा। और फिर वो जो कुछ हरकतें करता था। तो अब आजकल के बच्चों की ये समझ में नहीं आएगा कि ऊपर क्या आता है। ये अव्वल तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर आप कहानी में कहते कि उस पर कुछ आ जाता था, तो आज का बच्चा आ जाना तो नहीं समझता, आ जाना नहीं समझेगा। फिर वो पूछेगा कौन आ गया, वो कैसे आता है, कैसा होता है, अब वो कहानी तो रह गई है, अब हमें दिखाइए। तो पता चला वो कहानी तो एक तरफ चली गई। राइट। और इनमें आदमी उलझ के, क्या मतलब, ये कहानी कहने वाला जरूरी नहीं कि बर वक्त उसको जवाब सही सूझ ही जाए जो बच्चों को मुतमईन कर दे। जी। तो ये कहानियां जब आपने लिखी पहले, ये फिर क्या हुआ? तो क्या आपके माशाल्लाह पोता पोती हैं, और मुझे मालूम है आप बहुत कहानियां सुनाती हैं। ये मैंने जब लिखा तो मेरे पोता पोती हो चुके थे, तो वो सुनते, और ये मैंने पहले उससे पहले लिखी है। तो कहानियां मैंने दोनों ही की उन लोगों को सुनाई। तो आपने एक्सपेरिमेंटल तौर पे कभी सुनाई बच्चों को कि देखें ये कैसे रिएक्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल सुनाई। बिल्कुल सुनाई। और फिर रद्द-बदल किया उसमें अगर उन्होंने कुछ सवालात किए तो? देखिए, सबसे बड़ा रद्द-बदल तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कि मुझे बहुत से उर्दू अल्फाज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताना पड़ा। अक्सर भाई लोग कहते हैं कि नहीं भाई उर्दू अल्फाज मुश्किल, इससे जैसे बच्चों के अदब के लिए सबको मालूम है कि आसान अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, और जिस उम्र के बच्चों के लिए लिखा जा रहा है उस उम्र के हिसाब से, क्योंकि मकतबा जामिया ने बहुत सी ऐसी कहानियाँ, मकतबा जामिया ने बच्चों के लिए बहुत अच्छी किताबें, एक ज़माना था कि जब बहुत सी किताबें ट्रांसलेट भी हुई थी, अंग्रेज़ी से माखूज होके उर्दू में भी आई थी, बहुत कुछ लिखा गया था। जाकिर साहब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि बच्चों की कहानियाँ, खुद जाकिर साहब लिखते थे, और वो ज़्यादातर कहानियाँ जो थी वो जो यूरोपियन कहानियों का चरबा चांदनी थी, जो बकरी की कहानी बहुत थी, कमाल की कहानियाँ थी। उनका अरमान था कि वो जब जर्मनी में देख के आए थे लाइब्रेरीज के, हमारे यहाँ भी ऐसी बच्चों की कहानी। उस वक्त जामिया के पास इतने पैसे नहीं थे मकतबा जामिया के वो कलर्ड छापें, लेकिन उनकी ये अरमान था कि वो ये करें। तो अब आप कुछ और किसी पे काम कर रही हैं? अब मैं ये तीसरा कहानी का मजमूआ है जो बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ है। अच्छा। और उसका नाम ही आपसे अंदाज़ा लगानी है, उसका नाम है नए ज़माने की पुरानी कहानियाँ। नए ज़माने की पुरानी कहानियाँ, यानी कहानी वही है पुरानी, लेकिन उसको आज के तनाजुर में रखे, आज के कॉन्टेक्स्ट में रखे, बिल्कुल उसके बदल के, कि वो आज का बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, वो साइंस के तजुर्बे करता है। मिसाल के तौर पर एक कहानी इसमें शायद है, मेरा ख्याल है वो इसी में है, लाल मुजक्कड़ वाले में जो है, जो मैंने वो उसमें नहीं थी ओरिजिनल कहानी में, कि वो साइंस की किताबें उसको शौक था, वो पढ़ता था और उससे वो पता लगाता था। तो जब भूत का लोगों ने कहा तो उसने कैसे पता लगाया कि वो भूत नहीं था, वो दरअसल एक टेंट फटा हुआ, मुझे याद है कहानी मैंने पढ़ी, उसमें फंस गया था, और उसमें से जब हवा चलती थी सीटियाँ आती थी, और लोग समझते थे कि भूत है। तो आपने बेसिकली उसमें कुछ नाम भी बदले होंगे? हाँ, मैंने नाम भी बदले, और वो जो माहौल था, सिनेरियो था, वो भी सब बदला। क्या क्योंकि मैंने इसमें बताया है कि वो एक स्कूल की पाठशाला थी, तो उस ओरिजिनल कहानी में पाठशाला का कोई जिक्र नहीं था। उसमें तो ये था कि बस वो एक बच्चा था, लेकिन ये कि उसके मतलब उसी में है कि वो ऐसे बहुत सीधा साधा था, पढ़ा लिखा नहीं था, बाप भी गरीब था। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको ओरिजिनल बता रही हूँ कि एक दिन वो दफ़ा किसी खंडर में चला गया और वहाँ पे बेहोश हो गया। जब उसको उठा के लाए
तो उसके बाद जब उसे होश आया तो उसके ऊपर कुछ दौरे से पड़ने लगे कि वो अचानक कुछ ऐसा उसके ऊपर आ जाता था कि वो बड़े बड़े मसले हल कर देता था। तो अब आप बताइए कि क्या इस बच्चे, इस कहानी को, इस वाले वर्जन को आज का बच्चा कबूल करता? तो ये बेसिकली आप ये कह रही हैं कि अब जो अदब तख्लीक होना चाहिए तो वो उसको उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। जी, वो उनके माहौल में रख के हो और उनके समझ के मुताबिक हो, ताकि वो उसको में दिलचस्पी भी ले सकें और उसको अपने आप से कोरिलेट करके देख सकें। सबसे बड़ी बात ये है। अब मसला ये है कि आज के बच्चे का अच्छा पहले ये मुझे बताइए आप कि आप बहुत से फोरम्स के मेंबर हैं जिसमें एक ग्रुप्स हैं कि जो बच्चों के लिए लिखते हैं और वो आप सब एक दूसरे पर तबसरा करते हैं, उनके बारे में आपका क्या है कि कितने कारआमद है? तो आजकल ये जो 2 साल जो सोशल मीडिया का फ़रोग हुआ है और इर्तिक़ा हुआ है और उसका एकदम से रिवोल्यूशनरी उसमें उछाल आया है, तो चाहे वैसे ही कितना ही नेगेटिव रहा हो, लेकिन कम से कम अदब के मामले में, चाहे वो बच्चों का अदब हो या बड़ों का हो, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी इसने मतलब दिखाई, बहुत पॉजिटिव रहा। क्योंकि इतना लिखा जा रहा है आजकल, मुझे नहीं लगता कि कभी बच्चों के बारे में इस तरह मंसूबा बना के एक प्लानिंग के साथ इतनी ज़्यादा कहानियाँ लिखी, सिवाय उस ज़माने के जब जामे मिलिया में बच्चों के अदब का एक तहरीक थी। उसके बाद से हालांकि देखिए अलग अलग पॉकेट्स हैं, बहुत से ऐसे मतलब नाशिर हैं कि जो एक ख़ास किस्म की कुछ मजहबी किताबें छापते हैं और मालीगांव में बहुत काम हो रहा है और बहुत सारे रिसाले महाराष्ट्र में काफ़ी हो रहा है, महाराष्ट्र में काफ़ी हो रहा है, महाराष्ट्र के अलग अलग कामठी और मालेगांव तो ये सब में। लेकिन देखिए आप जो बात कही मैं वो बिल्कुल सराखों पे कि जामिया में जिस तरह हुआ था, कुछ खास लोग थे कि जिन्होंने इसमें दिलचस्पी ली। कुछ जैदी थी और अथर परवेज साहब थे, बहुत काम किया है उन्होंने। शफीउद्दीन नैयर थे, शायर थे और कहानियां भी लिखते थे। अरे भाई उनकी कहानियां और उनके नज़में तो जाहिर है कि हमारे पास, मेरे पास तो इतना ढेर था, क्योंकि वो जब भी आते थे तब वो अपने उनका तोहफा यही होता था कि 2-4 दिन। और लाइब्रेरीज थी हम लोग की, बच्चों बचपन में हम लोग की, क्योंकि हम उर्दू वाले थे जी, हम उर्दू पढ़ते थे। बल्कि शायद आपको नहीं मालूम, आप उस ज़माने में सऊदी अरेबिया थी जब आपके चचा ने या जाकिर नगर में एक बच्चों की लाइब्रेरी खोली थी। वो भी खोली थी, लेकिन बाद में उनको बंद कर दी। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया था, बच्चों का अदबी ट्रस्ट, अपने आप अपने पैसे से। और उनकी हमारे इस पे गुलाम हैदर साहब की बहुत सी किताबें जो हैं, बहुत उनको अवार्ड मिले हैं गुलाम हैदर साहब को, और वो हमारी सब रेख्ता की साइट के ऊपर मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि रेख्ता कोशिश ये कर रहा है कि सारी कहानियाँ, सारी पुरानी नई, मैं बहुत 2-3 साल से कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम साइट पे आ जाएं। और बहुत सी ऐसी अनडिस्कवर्ड हैं अभी जो हमें नहीं मिल रही हैं, बिल्कुल खस्ता हालों में मिल रही हैं, लेकिन उनकी बहुत अहमियत है। तो कहानियाँ जो पिछली थी, जैसे जो हम सुनते थे नानी दादी से, जैसे आपने कहा तो मजहबी होती थी या भूत परीत की हुआ करती थी, नसीहत आमोज भी बहुत होती थी। नहीं वो देखिए मैं बताऊं, ये मैं अपना आपका 3 नस्लों का तजुर्बा बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मेरा तजुर्बा एक तो वो था जब मैं खुद ही भी बच्ची थी, लेकिन उसके साथ मैं दास्तान गो भी बन गई थी। हाँ बिल्कुल। दूसरा मेरा तजुर्बा था अपने बच्चों के साथ कि जब मैंने माँ के तौर पर उनको कहानियाँ सुनाई। और आज तीसरी नस्ल जो है, आपके जो बच्चे थे वो उर्दू जानते थे? हाँ वो जानते हैं, उर्दू पढ़ लेते हैं? हाँ पढ़ भी लेते हैं और थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं। तो उन्हें अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू से कोई दिक्कत नहीं है। उर्दू के अल्फाज भी आप इस्तेमाल करें तो उनके लिए। और अब जो आपके पोता पोती हैं? लेकिन अब जो पोता पोती हैं उनके साथ ये परेशानी है कि वो फिलहाल अभी तो छोटे छोटे हैं, तो फिलहाल तो उर्दू वो नहीं जानते। और वो जिस मतलब माहौल में जो उनको मिल रहा है, क्योंकि उनकी वालदा भी बहुत ज़्यादा उर्दू वाली नहीं है, तो असली वालिदैन का मेरा ख्याल है कंट्रीब्यूशन होता है ये कि बच्चा कौन सी ज़बान में। जी हाँ, बहरहाल सूरत हाल तो यही है। हाँ तो खैर, लेकिन बहरहाल मैं, क्योंकि मैं साथ रहती हूँ, इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ अभी भी अदा करती हूँ। मैं उनको कहानियाँ उर्दू में ही सुनाती हूँ। लेकिन अब ये बात और है कि जब वो मैं कहूँगी कि भाई वो एक जादूगर आया था, तो वो पूछेंगे कि जादूगर क्या होता है, तो मुझे बताना पड़ता है कि वो मैजिशियन होता है। मतलब ये कि हर चीज़ को आपको ट्रांसलेट करना पड़ता है। हर चीज़ तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक करना पड़ता है। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है कि ज़बान तो पहुँच रही है कम से कम, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से घर ऐसे हैं कि जो बच्चों को इब्तिदाई आफरीनश से, मतलब जब वो
उनकी ज़बान खुलती है तो उनको अंग्रेज़ी सिखाते हैं ये सोच के कि भाई कल को इंग्लिश स्कूल में जाएगा तो इंटरव्यू अच्छा दे दे। हाँ, अब सूरत हाल तो यही है। और तो बल्कि बाद ऐसे स्कूलों में तो फाइन होता है कि अगर आप उर्दू हिंदी बोल लिए तो फाइन हो जाएगा आपके ऊपर। तो इसीलिए अच्छा वो नर्सरी का एडमिशन आजकल दुनिया का सबसे ज़्यादा टफ एडमिशन है। शायद IIT में आसानी से हो जाता और नर्सरी में नहीं होता। नहीं, लेकिन कुछ हिंदुस्तान में अभी, पाकिस्तान की बात तो छोड़िए, वो तो उनकी नेशनल लैंग्वेज है और वहाँ बहुत अच्छा छप रहा है। बहुत अच्छे मैंने ऐप्स देखे हैं कुछ उनके। देखिए अगर वहाँ नहीं छपे तो अफसोस की बात है। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ बच्चे उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू की कहानियाँ भी पढ़ते हैं। और बिहार के बच्चों को अच्छी खासी उर्दू आती है, मालीगांव में, महाराष्ट्र में। तो वहाँ का जैसे आपका अफसाना कहानी फोरम है एक ऑनलाइन, उसमें जो कहानियाँ आती हैं कि सब बहुत ही अच्छी हैं। सब बहुत, तो देखिए 100% तो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होती कभी। लेकिन एक ख़ास बात यह है कि हर एक लिख रहा है बच्चों के लिए, चाहे वो नावल नवीस है, चाहे वो अफसाना नवीस है जो बड़ों के लिए लिखता है, चाहे वो नक्काद है जो तनकीद करता है। लेकिन इस शौक़ में जो उनसे उसको पढ़ के जो दिलचस्पी पैदा होती है तो हर एक को अपना माजी याद आ जाता है और कोई कहानियाँ याद आ जाती हैं। तो आज की इन ग्रुप्स के ज़रिए मैं ये बता रही थी आपको, वो लोग जो बच्चों के अदीब नहीं हैं वो भी बच्चों के लिए कहानियाँ लिख रहे हैं। ये तो पहले भी हुआ है हमेशा। ये जो कुछ सिर्फ बच्चों के अदीब तो बहुत ही कम थे। देखिए नैयर साहब हैं तो वो तो बच्चों ही के थे। अच्छा, कुछ पुरानी तरफ आपके बचपन में चलते हैं, जो हमारा क्लासिकल उर्दू अदब है, वो उसमें जो कुछ लोग थे उनका भी जिक्र हो जाए। जो अहद रफ्तगा, उसका भी, आपकी किताब का नाम भी है याद रफ्तगा। तो वो कौन थे, कौन किस की याद आती है आपको शायरों में और कहानियों में? देख, कहानियों में तो मुझे सबसे ज़्यादा अपनी नानी और वालदा की याद आती है। हाँ ठीक है। वो जो उन लोगों उनका जो अंदाज था वो शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं और मुझे मिलता या मिला। वो तो वर्बल कहानियाँ थी। वो जो वर्बल कहानियाँ नहीं, मतलब उसके बाद भी देखिए मेरी वालदा जो है वो किताब पढ़ कर के भी सुनाती थी। हाँ, हमारी वालदा हमेशा सुनाया करती थी। अब मैं बताऊँ आपको, एक सिराज अनवर साहब बहुत मशहूर बच्चों के थे, उनका जो खौफनाक जजीरा था वो छपता था खिलौना में। हाँ, वो छपता था, उसके बाद फिर वो किताबी शक्ल में आ गया था। जी जी। तो दोपहर का ये मामूल था कि हमारी वालदा खाने के बाद जब लेती थी तो हम उनके सिरहाने, उनका सर दबाने या उनका मैं समझती हूँ उर्दू अदब में पहली दफ़ा ऐसे जो एडवेंचर की स्टोरीज इजहार सिराज अनवर साहब ने लिखी थी। बल्कि मैं उनका मैं आज ढूंढ रही थी उनका प्रोफाइल लिखने के लिए, तो मुझे बहुत अधूरा लगा कि इतने मशहूर आदमी और उनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं। उनके बच्चे हैं, मैंने कोशिश की कि कुछ उनकी तस्वीरें कुछ वो मिल जाए। मुझसे कहा होता, आज पूछ रही हूँ, तो फिर उनका प्रोफाइल हम पूरा करेंगे। उनके बेटे फोटोग्राफर हाँ, मुझे ये तो मालूम है वो फोटोग्राफर थे और वो कितनी शौक से भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। आप नहीं समझती कि ये जो खौफनाक जजीरा था, और एक और कौन सी थी सीरीज उनकी जो किस्तवार खिलौना में आती थी? खिलौना तो जाहिर है जी सभी ने हम लोग में से पढ़ा है। नीला खौफनाक जजीरा, ये तो खौफनाक जजीरा बरसों चला, क्योंकि काफ़ी ज़ख़ीम, जब ये इकट्ठा हुआ तो काफ़ी ज़ख़ीम। ये कहीं किसी अंग्रेजी उसका तजर्बा तो नहीं था या तबाज़ात था, कहीं कुछ ले लिया जाए, कुछ देखिए ज़हन में आ जाता है। से बहुत करीब था। हाँ, साइंस फिक्शन भी था लेकिन उसके साथ असातीर भी था। अच्छा, ये तो बड़े कमाल की बात है। दोनों का मिक्सचर था। अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा मुझे, मैं भूल गई हूँ। वो बेहद दिलचस्प है और मैं आजकल अपने पोता पोती को सुना रही हूँ वो पढ़ के, क्योंकि मेरे पास बड़ी शकिस्ता इस शक्ल में आज तक मौजूद। अच्छा, तो वो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं? अच्छा, अल्फाज तो उसमें मुश्किल थे, तो वो तो अब दादी के उस काम आएंगी। अच्छा, तो ये आप बहुत अहम काम कर रही है बच्चों को सुनाने का। तो बेसिकली अब अगर बच्चे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए हमें कुछ ऑडियो विजुअल चीज़ें ही बनानी पड़ेंगी। आप देखिए, आप का इदारा ये कर सकता है, हमारी कोशिश है। क्योंकि ये कोई आम आदमी चाह के भी नहीं कर सकता। हम लोग तो यही कर सकते हैं कि ग्रुप बनवा लें जी और उसमें इकट्ठे करके लोगों को कहानियाँ लिखवा लें। तो मैं समझती हूँ कि ये ऑडियो विजुअल के लिए तो एक बाकायदा एक पूरा इदारे की हाँ नहीं, वो हमारी कोशिश है और हम कर रहे हैं। अभी हमने एक प्रथम बुक्स के साथ भी किया है स्टोरी ट्रेन, और उसमें ऑडियोज छोटी छोटी कहानियों के बना रहे हैं। मगर बेसिकली क्या होगा कि हमें किस
ऑडियंस को केटर करना है। भाई बहुत ही अर्बन बच्चे को करना है कि जो अंग्रेजी से भी एक्सपोज है, अंग्रेजी कहानियाँ भी पढ़ता है, अंग्रेजी कार्टून भी देखता है, या हमें उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए करना है, क्योंकि ये दो अलग चीज़ें होंगी जहाँ तक मैं समझती हूँ। व्हाट डू यू थिंक? ये बहुत आपका अहम सवाल है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन तक जैसे तैसे पहुंच रहा है, कुछ ना कुछ पहुंच रहा है, और वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और कुछ नहीं तो उनके जो कोर्स की किताबें हैं उसमें भी देखिए आप, नज़में भी हैं, उन्हीं की उम्र के मुताबिक हैं, उसमें उनकी कहानियाँ भी जो उसमें जो होती हैं वो बहरहाल बच्चों की कहानियाँ हैं। हाँ, फिर यही नहीं कि उनकी स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है उसमें भी ना होते होते भी कुछ ना कुछ ऐसे उनका लिटरेचर उनको मिल जाता है और जिससे से वो फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन ये जो एक थोड़ा सा ऊपर वाला तबका है ये तो नाबलद रह जाएगा अगर उनके लिए कुछ नहीं कहा। क्योंकि हमारे अदब, देखिए हर अदब जो होता है उसमें कितनी हेरिटेज होती है, कल्चरल हेरिटेज है वो, हमारी उसमें रिलीजियस हेरिटेज भी है, हमारा वो विरासत भी है। नहीं, मैं ये कहूँगी आप रिलीजन की बात ना लाएं यहाँ पे, उस ह्यूमैनिटी की बात लाइए। नहीं कि मतलब जो इंसानियत है वो बजाय खुद किस रिलीजन में इंसानियत का दर्स नहीं है, वो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो अगर हम उसको मजहब से ना जोड़ के, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि मजहब क्रिएट किया जाए, मजहबी वो तो हो रहा है। देयर आर पीपल, जो लोग हैं बहुत सारे के जो मजहब के हिसाब से चीज़ें बच्चों के लिए और अच्छा लिख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं वो भी उनके लिए, क्योंकि उनका मकसद दूसरा है। लेकिन अब हमें आज के हिंदुस्तान में हमें ऐसी कहानियाँ चाहिए कि जो हमारे यहाँ के जो मल्टी कल्चरलिज्म है, उस तकसीरी जो हमारा समाज है उसको रिफ्लेक्ट करे। तो वो कहानी लिखने के लिए तो एफर्ट ही करनी पड़ेगी। हाँ, एफर्ट जाहिर है, एफर्ट करनी पड़ेगी। और एक और मेरा जो तजुर्बा है मैं आपको बता दूं कि वो पहले भी ये मतलब ये हकीकत थी और आज उससे ज़्यादा बढ़ गई है। आपको भी अंदाज़ा होगा, बच्चा कोरी नसीहत कभी नहीं चाहता। बिल्कुल, आप और किसी भी कोई भी कहानी जिसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी हो, बच्चे भागने लगे उससे। वो पहले कहते हैं अच्छा आप हमें ये समझाने की कोशिश कर रही हैं, अच्छा ये है अच्छा। तो इसमें मतलब जब मैं बच्चों को अपनी कहानी सुनाना शुरू करती हूँ तो मुझसे पूछती हैं कि दादी क्या इसमें कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी तो नहीं है ना? यानी अगर है तो वही बात वही की वही खत्म, फिर कुछ और बताइए। अच्छा, जैसे आजकल रिसाले बहुत आ रहे हैं, अब उर्दू के रिसाले हैं, NCPOL का वो है, बच्चों की दुनिया है, और उर्दू एकेडमी, सब उर्दू एकेडमीज निकाल रही हैं, दिल्ली वालों का उमंग है, और जो रिसाले हैं बम्बई से, क़याम तालीम अभी भी क़याम तालीम ने तो खैर बहुत बड़ा रोल अदा किया है, लेकिन अब उतना वो फाल नहीं है। गुल बूटे निकलता है, मगर अक्सर उसके अंदर इश्तहार ज़्यादा होते हैं। तो नईमा, ये जो भी पहले जिक्र किया मैंने कि आप बहुत से फोरम्स पे, ये सब ऑनलाइन फोरम है, ऑनलाइन फोरम है, कई हैं, तरह उनका जिक्र भी कीजिए। और वो जो लिखा जा रहा है उसमें आप लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं, लिखने वालों को फ़ायदा हो रहा है या क्यों लिख रहे हैं, उसके बारे में ज़रा रोशनी डालिए। तो इसका यह है कि आजकल शऊरी कोशिशें बच्चों का अदब पैदा करने की बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। मैं मुकाबला नहीं करूंगी, हो सकता है पैसे पहले भी होती रही हों, लेकिन बीच के दौर में यकीनन नहीं थी। तो इतना ज़्यादा हो रहा है, कई इदारे हैं कि जो बाकायदा बच्चों के लिए ही काम कर रहे हैं, जैसे कि गुलबूटे है बम्बई में, और इसके अलावा ये जो हमारे सिराज अजीम साहब हैं, इन्होंने अपना एक इदारा कायम किया कर रखा है, बचपन के नाम से वो हैं। और ग्रुप्स तो बहुत ही सारे हैं, ग्रुप्स या फोरम। तो वो सिर्फ कहानियाँ लिख रहे हैं या शायरी भी होती है बच्चों के लिए? कुछ भी, शायरी भी है। हाँ, शायरी मेरी नज़र से नहीं गुजरी है। नहीं, शायरी भी होती है, नज़में भी होती हैं। मतलब ये है कि वो नज़में हर तरह की हो सकती हैं, अल्लाह की तारीफ में, यानी हमद भी हो सकती है। जो लिख ले, जो भी लिख ले, सब कुछ वेलकम होता है वहाँ पे। मकसद ये होता है कि बच्चों के जहन में अगर हम बराह रास्त नसीहत ना डालें तो कम से कम वो इनके हवाले से कुछ से वाकिफ़ हो सके। तो एक अच्छी कोशिश है। लेकिन जो मेरा तजुर्बा है ज़्यादातर वो ये है कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए लिखते हैं कि अपना नाम बच्चों के अदीबों में दर्ज करा सकें, क्योंकि उनकी कहानियाँ बच्चों के लिए दिलचस्पी का सबब नहीं होती। तो ये उनके लिए एजाज़ है या डाइवर्जन है? नहीं, ये उनके लिए एजाज़ है, क्योंकि आप मुझे इसमें न लपेटिएगा। लोग चाहते हैं कि हम अजहत हों
हाँ हाँ, वो तो है कि भाई हम ये भी लिखते हैं, हम ये भी लिखते हैं, हाँ, हम ये भी लिखते हैं, हम बच्चों के भी अदीब हैं। तो वो बच्चों के अदीब ज़रूर हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए नहीं बल्कि खुद अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ज़्यादातर कह रही हूँ मैं आपको, सबके लिए नहीं, मतलब एक्सेप्शंस जो हैं वो हमेशा, मतलब अगर मैं उर्दू बोलूँगी तो मुश्किल हो जाएगी, मुस्तस्नियात हमेशा रहती हैं। बहुत से लोग हैं जो वाकई बहुत, जैसे कुछ आजकल जो समझते हैं कि जो जैसे मिसाल के तौर पर एक ये जो सिराज अजीम है, ये बहुत अच्छा लिख रहे हैं। रौनक जमाल साहब हैं, रौनक जमाल साहब की कहानियां बहुत सारी हैं, वो बहुत अच्छा वो लिख रहे हैं। एक और है इकबाल नियाजी साहब हैं जो ड्रामा थिएटर, वो भी बच्चों के लिए लिख रहे हैं। वो भी उनकी भी कहानियां बहुत मतलब अच्छी, छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं। बेसिकली ये भी कह रही है ड्रामे भी लिखते हैं हाँ, वो ड्रामे भी लिखते हैं बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए साइंस फिक्शन तो लिखा जा रहा है, उर्दू में बहुत लिखा गया है। वाले कुछ लोग हैं जो साइंस के जैसे टीचर्स वगैरह हैं। जी। तो अभी हमने रेफ्ता पे इदरीस साहब का इंटरव्यू किया था मैंने, और वो तो उन्होंने बहुत माहौलियात के ऊपर बहुत अच्छी प्रथम बुक के साथ शाया की हैं, और बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ लिखी हैं उन्होंने भी, बहुत अच्छी। ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने नहीं लिखी है, और वो लिख रहे हैं तस्वीर बहुत अच्छे ग्लेस पेपर पे, इस पे भी फ़र्क पड़ता है ना कि किताब ऐसी प्रेजेंटेबल है तो बच्चा आपको उठा ही लेगा, और उर्दू स्क्रिप्ट उसकी नज़र से गुजर ही जाएगा। अब बेसिकली आप लोग अपने पैसे से छपवाते हैं ये सब कुछ, कोई इदारा तो अब ऐसा है नहीं कि जो बच्चों की किताबें छाप रहा हो, सिवाय उनके जो माहिर खैराबादी जिसमें थे, कौन सा वो जो मजहबी एक इशाअत का इदारा है बहुत फरीद बुक डिपो। जी, फरीद बुक डिपो वाले हैं, वो एक खास तरह की किताब है, लेकिन वो चाहते हैं सफेद लेकिन ये क्या, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा तो वो कार्टून्स हो जाएंगे, लेकिन वो रंगीन नहीं होंगे जी। वो बच्चों की दुनिया में तो अब बच्चों की दुनिया और उमंग में काफी अट्रैक्टिव आ रहे हैं। देखिए जो सरकारी तौर पे चल रहे हैं, हाँ, उनमें तो यकीनन खुशी होती है, कहते हैं कि वो वहाँ पे उन लोगों के पास बजट है कि वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि कोई ऐसा इदारा कायम करूँ कि मैं बच्चों के लिए लिखूँ, और मैं किसी से कह के पेंटिंग्स भी मैं बनवा लेती हूँ, लेकिन मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं उसको रंगीन उसमें और ग्लेस पेपर पे छपवाऊँ। अब जैसे ज़किया मशहदी बहुत मशहूर राइटर हैं, बहुत मशहूर राइटर हैं, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, मुख्तसर हैं, क्योंकि अब बच्चों के पास उतना वक्त नहीं है। जैसे नानी दादी सुनाती थी कि बैठे हैं, लेटे हैं, और अगर आज रात ख़त्म नहीं हुई तो कल रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बच्चे अब शॉर्ट चाहते हैं। यहाँ मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि आप देखिए कि हैरी पॉटर जो आज का सबसे मकबूल नावल है, वो 700-800 पेज सफ़ात में है, और बच्चे पूरी दिलचस्पी से उसे पढ़ते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है अपने घर का। सही बात है। और जब वो उनका होमवर्क ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहले वो अपना किताब हैरी पॉटर उठा के और एक कोने में जाके उर्दू में हैरी पॉटर जैसा कुछ क्यों नहीं हो सकता? उर्दू में हैरी पॉटर जैसा हो सकता है अगर दास्तानों को हम बच्चों के मुताबिक ढाल के लिखे तो दास्ताने। अरे आप अमीर हमजा और अल्फ लैला को भूल गए? हाँ, उसको सीरियल बने हैं, चीजें हुई हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया है। हिंदी में आप देखिए वो विक्रम बेताल हुआ करता था, जो कितने बच्चे शौक से देखा करते थे, और रोजाना आया करता था। और अब मैं आपको एक तिलान बता रही हूँ, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर रही हूँ, विक्रम बेताल को। तो हमें आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जो बहुत सारा होगा। बस मुझे ही अपने आप से कम उम्मीदें हैं। नहीं, आपसे उम्मीदें मुझे शायरी के हवाले से, क्योंकि अब बच्चों के लिए या तो भी जैसे गर्मी का मौसम आया तो गर्मी पे नज़में वही देखिए, जो इस्माइल मेरठी लिख गए बरसात के ऊपर और गर्मी पे, वो कहाँ से लाएंगे, वो अंदाज कहाँ से लाएंगे? वो हमारा और वो फिर मतलब वो जो उसमें वही दोहराया जाएगा तो बच्चों को वो जैसे मैं ढूंढती हूँ तो मैं क्या लूँ उसमें से। अच्छा, बाज़ लोगों को ये पता है कि बच्चे रेपिटिशन पसंद करते हैं, नॉनसेंस वर्ड्स पसंद करते हैं कहानियों में भी और उसमें भी, लेकिन कभी कभी बहुत से पता नहीं उनके कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, कोई मैं पढ़ रही थी कहीं कि बच्चों की नज़म थी छोटी सी कि अम्मा फलानी अम्मा क्यों भेजा खाती है, बार बार ये बंद आ रहा था। मुझे बड़ी बताइए ये बच्चों को क्या पैगाम जाएगा? ये कितनी बदतमीजी की बात है कि अम्मा के लिए ये नज़म है और वो एक रिसाले में छपी हुई है, सरकारी रिसाले में छपी हुई है। तो मतलब ये कि नज़में बच्चों की, अब पहले देखिए, हाँ एक बात मैं ये कह रही थी कि राजा मेहदी अली ख़ान थे और बहुत उन्होंने फिल्मी गानों, मेरी अम्मी बच्चों के लिए बहुत लिखा है सैयदा फरत ने, तो कोई चलती हुई कव्वाली होती थी फिल्मी, क्योंकि बच्चों को धुनें तो याद होती हैं, उस पर वो
जी कव्वाली लिख देती थी, गाना लिख देती। राजा मेहदी अली खान ने कितने ज़्यादा लिखे हैं कि मैं वो जो था खिलौना में आया था कि मैं हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, साहिर के कि मैं कह कहूँ के ढेर लगाता चला गया। वो था क्या, वो एक थे ना, मैं नाम मुझसे भूल रही हूँ, मैंने उनके बाद लिखा भी है। अरे शौकत परदेसी, शौकत परदेसी, बच्चे हलवे के लिए हलवे की कसम हम आस लगाए बैठे हैं। शौकत परदेसी फिल्मी गाने भी लिखा करते थे। तो लोगों ने, और बच्चों के लिए तो उन्होंने 3 किताबें उनकी हैं मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो आप लीजिएगा। जी जी, अच्छा। हाँ, उनकी एक नज्म की भी है और 2 कहानियों की हैं। हाँ, अभी मैं उनका देख रही थी कि बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। लेकिन बाद की किताबों में कोई नसीहत आमेज भी बहुत सारी हैं उसके अंदर। बहरहाल वो उनके वो मतलब एक अपना हर एक होती है। और जैसे मैंने कहा कि देखिए साहब, मुज़फ़्फ़र हनफ़ी साहब ने कितनी खूबसूरत कहानियां लिखी हैं। अच्छा, उसमें पैगाम भी है उनकी कहानियों में, उनकी नज़मों में एक मैसेज है, सोशल मैसेज है, सबको बराबर समझना, मगर इतनी खूबसूरती से। देखिए वो जो कहना चाहिए ना, जिसे हम कहते हैं बैनुस्सुतूर या बिटवीन द लाइंस आए, वो बात और है। वो मॉरल ऑफ स्टोरी के तौर पे नहीं आना चाहिए। मसलन अगर आप दिखा रहे हैं कि हमारा मल्टीकल्चरल वो है, समाज है, तो उस कहानी में सब तरह के नाम आने चाहिए, हर तरह के बच्चों के नाम आने चाहिए। अच्छा, ये पहले भी होता था कि जो कहानियां हमारी होती थी उसमें किरदार कुछ हिंदुओं के नाम भी होते थे, मुसलमानों के भी होते थे, ईसाइयों के भी होते थे, सभी तरह के होते थे। तो हमारा माहौल ही ऐसा था। तो मैं एक बात ये बताना चाह रही थी आपको कि हमारी जो पुरानी कहानियां हुआ करती थी, जो दास्तानवी रंग की, उनमें भी आप देखिए नसीहत तो उनमें भी होती थी, खुली नहीं होती थी। हमेशा लड़ाई जो होती थी खैर और शर, अच्छे और बुरे के बीच में होती थी, और आखिर में अच्छाई की फतह होती थी। जी जी, अच्छा, हमेशा खैर जीतता था। और उसके बाद इसके अलावा भी ये कि अगर बच्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसे इनाम मिल रहा है। ये सब उस कहानी में बुना हुआ होता था। वो आखिर में आके ये नहीं होता था कि ये नसीहत है। और वो जुमला तो बिल्कुल ही नहीं लिखना चाहिए कि हाँ अच्छा बच्चों तुम समझ गए कि झूठ बोलना गुनाह है। ये तो बहुत ही एक जिसे कि हम मॉरल ऑफ द स्टोरी कहते हैं ना, वो कभी नहीं होना चाहिए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को जबान कैसे सिखाई जाए। मैंने अभी आपको बताया कि देखिए उर्दू, मैं कहती हूँ लोग आजकल बड़े परेशान हैं उर्दू के मुस्तकबिल को लेकर कि उर्दू मर रही है, उर्दू ख़त्म हो रही है। मैं कहती हूँ उर्दू उस वक्त तक नहीं मर सकती जब तक उर्दू घरों में बोली जा रही है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि किसी मसलहत से या किसी वजह से या किसी ज़रूरत से हमारे घरों से उर्दू उड़ती चली जा रही है। आप जाके अगर एक आम घर में बात करेंगी तो जो गुफ्तगू होगी उसमें एक 15 मिनट में जो बात होगी उसमें कम से कम 8-10 अल्फाज अंग्रेज़ी के आएंगे, उसमें 6-7 हिंदी के आएंगे, और 2-1 जो है वो बिल्कुल ये बाजारू वाले टाइप से कि जैसा कि आपने कहा कि वो अभी जो आप बता रही थी किसी की कि भेजा खाने वाली बात, ये जैसे एक लफ्ज़ बिंदास है, अब आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं बिंदास। तो ये बॉम्बे से आया, वहाँ की बात है, लेकिन अब कितना ज़्यादा इसको आप रोक नहीं सकते। देखिए ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको एक जगह ठहरा के तो रख नहीं सकते हैं। ज़बान तो जिंदा वही होती है जिसमें तब्दीली होती रहे जी, लेकिन साख तो तब्दील नहीं होनी चाहिए ना। वो अल्फाज तो उनके कानों में पड़े। बहरहाल रेख्ता तो यही कर रहा है कि उर्दू लोगों तक कहाँ पहुँचा रहा है, जब हर मीडियम से। जब उनके कहानी मतलब उनके कानों में पड़ेगी तो वाकिफ होंगे और कभी वो बोल भी देंगे जी। अभी आप कह रही थी कि बड़ी अच्छी उर्दू बोलने लगे हो, सोबत का असर था। नहीं वो तो खैर अब ये है कि अगर मैं बोल रही हूँ, बच्चे के माँ बाप बोल रहे हैं, उसके आसपास के लोग बोल रहे हैं, तो लामुआला बच्चा उर्दू से दूर नहीं रहेगा। अच्छा नहीं, ये वो मंत्र है कि जो किसी किताब के पढ़ने से नहीं आएगा। आप उसको रटाई कहिए कि पढ़ो अलिफ बे ते, और पढ़ो देखो अलिफ बे अब और ते, ये उससे वो उर्दू नहीं आएगी उसको। अगर उर्दू आनी है, और एक फिर लम्हा ऐसा आएगा कि उसमें उसको खुद उर्दू में ऐसी दिलचस्पी हो जाएगी, वो एक मैजिक मूवमेंट होगा, एक तिलिस्मी जो लम्हा होगा कि जब उसके अंदर से होगा। मैं आपको अपनी मिसाल बताती हूँ कि मेरे घर तो खैर एक उर्दू का ख़ानदानी था जी, लेकिन मैंने 8वीं क्लास तक मुझे उर्दू नहीं आती थी। अच्छा। और लिखना पढ़ना नहीं, ना पढ़ना आता था ना लिखना। आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी? मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी, और राजस्थान का कॉन्वेंट स्कूल जहाँ के उर्दू का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ऑप्शनल भी कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। और घर में भी ये होता था कि वो इतना होमवर्क वगैरह इतना होता था कि
हमारी वालदा कहती थी कि अरे आ जाएगी, उर्दू कहाँ गई, वो तो घर की है, घर की है। पहले तुम ये हाँ, करो, हाँ, अच्छे नंबर लेके आओ। राइट। हाँ, और मैंने उर्दू पढ़ना सीखा हाँ, जासूसी दुनिया जो इब्ने सफ़ी की होती थी उसको बहुत से पढ़ने लोगों ने, के शौक में, बहुत से लोगों ने सीखा क्योंकि उससे। हमारे घर में वो आती थी। हाँ, और मैं ये देखती थी कि जितने भी घर के मेरे बड़े भाई थे, बड़ी बहन थी, मेरी वालदा थी, कि बिल्कुल दुनिया व माफिया से बेखबर होके वो सब अपने अपने हाँ, कोनों वो में, अपने अपने जी, बिस्तर जी, में, जी, अपने जी, अपने कमरों में वो बैठे हुए हैं। पढ़े। तो मैं सोचती थी कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो उससे आपने उर्दू, तो फिर मैंने अपनी वालदा से पूछा, तो उन्होंने मुझे उससे कुछ टुकड़े पढ़ के सुनाए। तो कुछ अल्फाज से मुझे वाकफियत थी, क्योंकि मैंने घर में, मैंने आपको बताया कि घर में उर्दू ही बोली जाती थी, और अच्छे खासे माहौल था पूरा, अच्छे खासे मतलब मुश्किल अल्फाज भी बोले जाते थे, वो मेरे लिए अजनबी नहीं थे। जी, जी। इसलिए जो उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया वो मेरी समझ में अच्छी तरह आया। नईमा, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, आपने ये 2 किताबें पब्लिश की हैं और माशाल्लाह तीसरी किताब बच्चों की आ रही है कि नए ज़माने की पुरानी कहानियाँ, वो भी आप उसको अलग अंदाज से करिए। हम मुंतज़िर हैं कि उसको हम किस तरह यूज़ कर दूसरा मैं सकेंगे। विक्रम बेताल का तर्जुमा कर रही हूँ। और बेताल का एक नई बात हमको मालूम हुई आज। तो बस जाते जाते आप वहीं बताइए कि अगर हम उर्दू लिटरेचर को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए कुछ करना चाहें, तो इसके लिए हम अगर शायरी की या कहानियों की वर्कशॉप करें, क्योंकि और चीज़ों में वर्कशॉप से बहुत सी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। जैसे आपका फोरम है, तो कोई वर्कशॉप की जाए कि भाई इस मौजू पे हम लिख रहे हैं, सब लोग लिखें एंड दे कम अप विद अ स्टोरी। फिर अगेन मैं फिर आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर रेख्ता ये काम करता है तो हो सकता है इंशाल्लाह। क्योंकि अगर आप सारे हिंदुस्तान से बच्चों के लिखने वालों को जमा करेंगी, उनका बुलाना, उनका ठहरना, ठहराना, उनको जो 8-10 दिन जो भी है, तो कोई बड़ा इदारा तो ये अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हम किसी इनफरादी तौर पे किसी 1-2 ग्रुप से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। इम्कानात की दुनिया तो रोशन है, अगर आपके दिल में दूसरे मैं आपको एक ही बताना चाहती थी कि आपके रेख्ता का ही एक कमाल है कि जो आपके यहाँ मेला हुआ करता है, हाँ वो सब इस वक्त तो आप ही सारी किताबें हैं, इस वक्त तो आप ही का रेख्ता है क्योंकि आप रेख्ता को रिप्रेजेंट कर रही हैं। कि वो जो होता है जो मेला, उसमें देखिए कि वो लोग उर्दू को सुनने आते हैं जिनका कभी कहीं उर्दू से ताल्लुक नहीं होता, उनकी अक्सर समझ में नहीं आता, लेकिन उन्हें सुनने में बड़ी दिलकश लगती है। तो ये शहर है उर्दू का। जी जी जी। तो अगर इसमें हम अपने बच्चों को अपने साथ अपने घरों में उनको थोड़ा सा थोड़ा कोशिश करें कि बजाय ये सोचने की, और टेक्नोलॉजी की मदद से और कुछ ऐसी चीज़ें तैयार की जाएं कि जो उनको अट्रैक्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका, और हम आपकी किताबों के मुंतज़िर रहेंगे नईमा जाफरी पाशा साहिबा, और बच्चों के अदब के लिए हम काफ़ी पुरुम्मीद हैं। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत बहुत।